नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में संविधान सभा के दृष्टिकोण का हम आज अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो इसके प्रमुख प्रावधान थे, यथा इसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, संघीय संसद, संघीय न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इत्यादि कई ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके दृष्टिकोण क्या थे। हम इस वीडियो में इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश के संविधान को संविधान निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण के संदर्भ में ही भली भांति समझा जा सकता है और भारतीय संविधान के संबंध में यह बात नितांत सत्य है। मार्च 1947 के पूर्व जब तक कि भारत की एकता को बनाए रखने की आशा थी, उस समय तक संविधान सभा में जो भी मसविदे प्रस्तुत किए गए उनमें व्यक्तिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया, किंतु जब भारत का विभाजन हो गया तब उन्होंने विघटनकारी तत्वों के संकट का अनुभव किया। इस संबंध में के.वी. राव का कथन उल्लेखनीय है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का स्थान बदल गया। इस नए भय से अनुप्राणित होकर और जिसका अनुमोदन भूतकालीन इतिहास से भी होता था, आदर्शवाद ने यथार्थवाद को जन्म दे दिया। इसलिए सरकार की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के स्थान पर अब चिंता यह होने लगी कि खतरनाक व्यक्तियों तथा समाज विरोधी तत्वों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष, सामाजिक जीवन की कुरीतियों और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन आदि अनेक तत्वों ने भारतीय संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। संविधान के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में संविधान सभा के दृष्टिकोण की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। निम्न प्रकार से कुछ ऐसे बिंदुओं की रचना की गई है जिनके बारे में संविधान निर्माताओं का क्या दृष्टिकोण रहा है, उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में कि क्या होना चाहिए। पहला बिंदु है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचारों को संविधान सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके स्वीकार कर लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित था कि संविधान का उद्भव जनता की इच्छा से ही हुआ है और अंतिम सत्ता जनता में ही निवास करती है। सभा के कुछ सदस्य भारतीय राज्यव्यवस्था को एक विचारधारा विशेष से संबद्ध करना चाहते थे और इस दृष्टि से प्रस्ताव में संशोधन के द्वारा यह सुझाव रखा गया था कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ने तर्क दिया कि आने वाली पीढ़ियों को एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बांध दिया जाना चाहिए। हमारे द्वारा यह कार्य बाद में चुनकर आने वाली संसदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। भारत में भी मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि यही थी कि जनता, विशेषतः मध्यम वर्ग को शासक वर्ग की निरंकुशता से बचाया जाए। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते समय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि जिस पृष्ठभूमि ने अमेरिकी अधिकार पत्र को जन्म दिया था उसके दिन अब लद चुके हैं
उसका स्थान कल्याणकारी राज्य की धारणा ने ले लिया है। संविधान निर्माताओं का विचार था कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नहीं है। अपनी इस धारणा के आधार पर उन्होंने मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा, वाद योग्य अधिकार जस्टिसिएबल राइट्स एंड अवाद योग्य अधिकार नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। इस प्रकार का विभाजन संवैधानिक परामर्शदाता BN राव के सुझाव के आधार पर किया गया था, लेकिन संविधान सभा के अनेक सदस्य इस प्रकार के विभाजन से सहमत नहीं थे। रोजगार के अधिकार आदि आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया जाना चाहिए था, ऐसा कई संविधान सभा के सदस्यों का मानना था, जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की वास्तविक रूप में प्राप्ति की जा सके। मौलिक अधिकारों के मसवीदे में आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए विशंबर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि मताधिकार को छोड़कर संविधान के अंतर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। संविधान सभा के कुछ सदस्यों, विशेषतः काजी सैयद करीमुद्दीन, हरि विष्णु कामत, प्रोफेसर नसरुद्दीन और KT शाह आदि ने इस बात पर बल दिया था कि इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। शीर्षक में निदेशक के स्थान पर मौलिक शब्द का प्रयोग किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्यों द्वारा इस प्रकार के संशोधन और उनके पीछे निहित भावना को अस्वीकार कर दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मौलिक शब्द अनावश्यक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन का सुझाव देते हुए कहा था कि राज्य के अध्यक्ष को जनता की सामूहिक क्षमता एवं प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, किंतु सभा ने बहुमत से इसे अस्वीकार करते हुए इसके विरुद्ध 3 तर्क दिए। पहला, भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन अव्यावहारिक होगा। दूसरा, इतने बड़े चुनाव को संपन्न करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में चुनाव अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण तर्क तीसरा यह था कि इस प्रकार का निर्वाचन संविधान में निहित राष्ट्रपति की स्थिति से मेल नहीं खाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह बात कुछ अटपटी सी होगी कि राष्ट्रपति को व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाए और फिर उसे कोई वास्तविक शक्ति ना दी जाए। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, कार्यपालिका के प्रकार का चुनाव नवीन संविधान की रचना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। यह कहना था BN राव का। संविधान निर्माताओं को 3 प्रकार की कार्यपालिकाओं में से किसी एक प्रकार की कार्यपालिका का चुनाव करना था। ये थी स्विस प्रकार की कार्यपालिका, जिसे बहुल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी प्रकार की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, तथा ब्रिटिश प्रकार की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का और शासनाध्यक्ष वास्तविक शासक होता है। संविधान सभा के सदस्यों में इस प्रश्न पर मतभेद था। सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य, विशेषतः मुस्लिम सदस्य, स्विस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे। कुछ अन्य शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता अनुभव करते हुए अमेरिकी ढंग की कार्यपालिका के पक्ष में थे, लेकिन सभा के अधिकांश सदस्य संसदीय कार्यपालिका के पक्ष में थे। इस संबंध में सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते। यह भी सोचा गया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को संसदीय कार्यपालिका अपनाकर ही रोका जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों पर भी संविधान सभा में उग्र वाद विवाद किया गया। इनकी आलोचना करते हुए इन्हें अलोकतांत्रिक और संघवाद के सिद्धांत के प्रतिकूल कहा गया। संविधान निर्माता यह कभी नहीं सोचते थे कि संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग इतने लंबे समय के लिए और बार बार किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आशा व्यक्त की गई थी कि संकटकालीन शक्तियों को कभी भी कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यवहार में शासन का आचरण संविधान निर्माताओं की आशा के प्रतिकूल ही रहा है। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका मंत्री परिषद। सभा में मंत्रियों की योग्यता संबंधी प्रावधानों पर भी पर्याप्त वाद विवाद हुआ। महावीर त्यागी का मत था कि मंत्रियों के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए, परंतु अधिकांश सदस्यों को यह सुझाव मान्य नहीं था। प्रशासन में शुद्धता बनाए रखने के लिए कामत और केटी शाह का मत था कि मंत्रियों के लिए नियुक्ति के समय अपनी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक हो, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर को इस सुझाव की उपादेयता पर संदेह था। नेक्स्ट है संघीय संसद। के.एम. पनिक्कर, गोपालास्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने द्विसदनीय संसद का समर्थन किया, लेकिन मोहम्मद ताहिर ने द्वितीय सदन के प्रावधान का विरोध किया। श्री सिब्बनलाल सक्सेना ने भी ताहिर के मत का समर्थन किया कि द्वितीय सदन की रचना अप्रजातांत्रिक है और इसे देश की प्रगति में अनावश्यक रूप से बाधा पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा ने यह व्यवस्था की कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। यह सुझाव दिया गया कि द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, लेकिन वैधानिक परामर्शदाता इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उस स्थिति में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की भरमार हो जाएगी और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाएगी। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका। भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था के होते हुए भी संविधान सभा द्वारा एकीकृत इंटीग्रेटेड न्यायपालिका को ही अपनाया गया। प्रोफेसर के.टी. शाह ने संविधान सभा में इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र रखा जाएगा। न्यायपालिका की स्थिति के संबंध में सभा द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम राज्य के भीतर राज्य की रचना नहीं करना चाहते, परंतु उसके साथ ही हम यह चाहते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे वह कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य कर सके। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। प्रोफेसर के.टी. शाह व मोहम्मद ताहिर चाहते थे कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव समान रीति से हो। डॉक्टर महबूब अली बेग उपराष्ट्रपति की पदच्युति के लिए दोनों सदनों के 2/3 मत की व्यवस्था चाहते थे। मोहम्मद ताहिर चाहते थे कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने वाली सूचना 30 सदस्यों के हस्ताक्षर बिना प्रभावी ना हो। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। क्या वयस्क मताधिकार, जिसके फलस्वरूप निर्वाचकों की संख्या 3,50,00,000 से बढ़कर 17 करोड़ हो जाने वाली थी, लागू किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राजेंद्र प्रसाद तथा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार कांग्रेस द्वारा दिया गया एक वचन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव करतल ध्वनि के साथ पास हुआ। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। सबसे नाजुक मामला अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित था। आज़ाद चाहते थे कि सामान्य चुनाव क्षेत्रों के होते हुए भी मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित की जाए। पटेल इस प्रकार के आरक्षणों के विरुद्ध थे।
पटेल ने लखनऊ की बेगम इजाज रसूल से मुसलमानों का पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। बेगम ने कहा कि जो मुसलमान भारत में रह गए हैं वे अब राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। पटेल ने तुरंत इस बात की पकड़ की। उन्होंने कहा कि मुसलमान सर्वसम्मति से संयुक्त चुनाव क्षेत्रों के पक्ष में हैं और बैठक समाप्त कर दी। अब इस चर्चा का निष्कर्ष क्या है? संविधान के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह नितांत स्पष्ट हो गया है कि संविधान निर्माता सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता से प्रेरित थे। संविधान निर्माण के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न मत और दृष्टिकोण प्रकट किए गए तथा वाद विवाद में विभिन्न प्रवृत्तियों का उद्घाटन हुआ। संविधान सभा में अधिकांश निर्णय यथासंभव आम राय से लिए जाने की कोशिश की गई। रजनी कोठारी लिखते हैं कि इन दृष्टिकोणों से पता चलता है कि नए राष्ट्र की संस्थाओं का ढांचा तैयार करते समय किस प्रकार निर्णय लिए गए। यह संविधान भारत के भविष्य की आधारशिलावत था और इसकी रचना में नेताओं ने पुराने और नए विचारों से अधिक सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।